नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बड़ा कैरियर ऑफिशियल पर। आज हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि डीएनए कौन कौन से चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो डीएनए जो है, इसका सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म जान लेते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे नाम आ रहा है न्यूक्लिक एसिड, मतलब कहने का अर्थ ये कि ये क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं तो पता चलता है कि न्यूक्लिक एसिड जो है ये एक पॉलीमर है। और कैसा पॉलीमर है, तो ये है एक हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर ऑफ किसका, तो ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का हेट्रोपॉलीमर है, मतलब ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाते हैं, एक चेन बनता है, उसी चेन को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब हमको समझना ये है कि ये न्यूक्लियोटाइड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। जब तक न्यूक्लियोटाइड के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से चीज़ से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड मेन रूप से 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले इसमें राइबोज शुगर होता है, सॉरी पेंटोज शुगर, राइबोज शुगर नहीं, पेंटोज शुगर। नाइट्रोजनस बेस होता है, और इसमें होता है फॉस्फेट आयन, जिसको फॉस्फेट ग्रुप भी बोलते हैं, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। अब इसमें से तीनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले। हालांकि ये चीज़ 11th क्लास के बायोमोलिकुल्स में पढ़ाया जाता है, परंतु यहाँ पर इसका हम लोग को स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे तब तक हमको ये नहीं पता चल पाएगा कि कौन किसके साथ जुड़ रहा है, कौन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, कौन सा कार्बन कौन सा नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ये नहीं समझ पाएंगे जब तक हम लोग स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर हम लोग जान लेते हैं। अगर बात करें पेंटोज शुगर का, तो यहाँ पे हम लोग पेंटोज शुगर कहने का अर्थ ये है कि 5 कार्बन से बना हुआ शुगर। इसमें कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे। पेंटोज शुगर में टोटल 5 कार्बन होंगे। और ये पेंटोज शुगर का अपने पास 2 एग्जाम्पल पढ़ना होता है। एक को बोलते हैं राइबोज शुगर। अच्छा, पेंटोज शुगर कितने कार्बन का बना होगा, 5 कार्बन का बना होगा। इसमें 2 एग्जाम्पल अपने को पढ़ना है, एक राइबोज शुगर के बारे में पढ़ना है और एक डीऑक्सी राइबोज शुगर के बारे में पढ़ना है। राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। ये 2 एग्जाम्पल है पेंटोज शुगर का। बात करें सबसे पहले राइबोज शुगर का, है कितना कार्बन, 5 कार्बन है। तो यहाँ पे 5 कार्बन है, लेकिन ये रिंग बनता है। क्या बनता है इसका, रिंग बनता है 5 मेंबर का, जिसमें से एक मेंबर ऑक्सीजन होता है और 4 रिंग में कार्बन होते हैं, और 5वां कार्बन जो होता है वो रिंग से बाहर होता है। 5वां कार्बन रिंग से बाहर होता है। यहाँ पे नंबरिंग कर दें, जिसमें टोटल कितना, ये रिंग कितना मेंबर का बना, 5 मेंबर का। एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। नंबरिंग इसको यहाँ से करते हैं, पहला नंबर कार्बन, ये दूसरा नंबर कार्बन, तीसरा नंबर कार्बन, चौथा नंबर कार्बन और ये 5वां नंबर कार्बन। टोटल कार्बन 5 है, और रिंग में पे मेंबर भी कितने हैं, 5 है। रिंग में 4 कार्बन के साथ 5 मेंबर के साथ ये बना हुआ रिंग है, जिसमें एक ऑक्सीजन है। और इसमें हर एक कार्बन के ऊपर एक OH ग्रुप लगा होता है, इस तरीके से। हर एक कार्बन के ऊपर क्या लगा है, एक OH ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हो गया राइबोज शुगर। ये कौन सा शुगर है, राइबोज शुगर है। डीऑक्सी राइबोज शुगर इसी के डीऑक्सीजनेशन से होता है, मतलब कि इसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव कर दें तो क्या बन जाएगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कहाँ से निकालेंगे ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सेकेंड कार्बन।
दूसरे नंबर कार्बन पे जो एक OH ग्रुप लगा हुआ है, इसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से हम लोग इस वाले ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं, सेकेंड नंबर कार्बन वाला। तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन बच जाएगा, यहाँ का OH रह जाएगा, यहाँ का भी OH रह जाएगा और यहाँ का भी OH रह जाएगा। तो ये हमारा बन गया डीऑक्सीराइबोज शुगर। डिफरेंस क्या आया दोनों में, डिफरेंस बस एक ऑक्सीजन का है। सेकेंड नंबर कार्बन पे यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है राइबोज शुगर में, और सेकेंड नंबर कार्बन से यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, अब्सेंट हो गया है डीऑक्सीराइबोज शुगर में। अगर बात करते हैं राइबोज शुगर का, तो ये आरएनए में मिलता है, मतलब ये आरएनए बनाता है, और डीऑक्सीराइबोज शुगर क्या बनाता है, डीएनए बनाता है। डीएनए बनाएगा डीऑक्सीराइबोज शुगर और आरएनए बनाएगा राइबोज शुगर। हम लोग यहाँ पे ना डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, तो जो भी शुगर लिखेंगे उसको डीऑक्सीराइबोज शुगर एज्यूम करके चलना है। तो ये हो गया पेंटोज शुगर के बारे में। अगला जो है, अगला चीज़ क्या था भाई, अगला चीज़ है नाइट्रोजनस बेस। अगला चीज़ क्या है, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, वैसा बेस, ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि बेसिक नेचर का होता है और इसमें नाइट्रोजन इन्वॉल्व होते हैं, नाइट्रोजन इसमें पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजनस बेस भी दो प्रकार का होता है, एक को प्यूरीन बोलते हैं, मतलब ये दो कैटेगरी के होते हैं, प्यूरीन और पायरीमिडीन। प्यूरीन और पायरीमिडीन। प्यूरीन का अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो इसमें दो एग्जाम्पल आता है प्यूरीन का, दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एडेनिन और गुआनिन। ये प्यूरीन का एग्जाम्पल है, एडेनिन और गुआनिन। और पायरीमिडीन का तीन एग्जाम्पल है, थायमीन, साइटोसिन और यूरासिल। ये तीन एग्जाम्पल है किसका, पायरीमिडीन का। प्यूरीन का दो एग्जाम्पल एडेनिन गुआनिन, और पायरीमिडीन का तीन एग्जाम्पल थायमीन, साइटोसिन और यूरासिल। जिसमें से अगर थायमीन का बात करें तो ये डीएनए में मिलेगा, और यूरासिल का बात करें तो ये आरएनए में मिलेगा। मतलब कि डीएनए में थायमीन होता है और आरएनए में थायमीन के जगह पे क्या होता है, यूरासिल होता है। अब हर किसी का स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर हम लोग ना बेसिक स्ट्रक्चर सिर्फ देख लेंगे, प्यूरीन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और पायरीमिडीन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। हर एक का स्ट्रक्चर बनाने का जरूरत अपने को नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले प्यूरीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो प्यूरीन के स्ट्रक्चर में ये चीज जानना जरूरी है कि इसमें 9 मेंबर का रिंग होता है। और कैसा रिंग होता है, ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग होता है। 9 मेंबर का हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। हेटेरोसाइक्लिक रिंग कहने का मतलब दो रिंग बनता है, एक बड़ा एक छोटा रिंग बनता है। टोटल 9 मेंबर का रिंग है, जिसमें 4 नाइट्रोजन होते हैं, 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट रहते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। दो साइकिल दिख रहा है, दोनों साइकिल में टोटल मिलाकर 9 मेंबर हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मेंबर हो गए। 9 मेंबर में से 4 नाइट्रोजन है, 1 2 3 और 4, 4 नाइट्रोजन है इसमें। टोटल 9 मेंबर है और 9 मेंबर में टोटल कितना, 4 नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, यहाँ पे इसमें डबल बॉन्ड भी पाया जाएगा। ठीक है, तो ये प्यूरीन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें से इसका नंबरिंग अगर किया जाए तो नंबरिंग कुछ इस प्रकार से होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये नंबरिंग कुछ इस प्रकार से होगा। इसका 9वां नंबर नाइट्रोजन जो है ये शुगर के साथ अटैच होगा। प्यूरीन का 9वां नंबर नाइट्रोजन शुगर के साथ अटैच होगा। अब आते हैं पायरीमिडीन में। तो पायरीमिडीन जो होता है ये 6 मेंबर का रिंग होता है, 6 मेंबर का
सिंगल रिंग होता है, एक ही रिंग होता है इसमें, 6 मेंबर का सिंगल रिंग है ये, ठीक है। और इसमें टोटल 2 ही नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो ये कुछ इस तरह का बनता है। ये कुछ इस तरह का बनेगा बेसिक स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। इसके बेसिक स्ट्रक्चर में भी ये डबल बॉन्ड पाए जाएंगे। बेसिकली कहें तो ये बेंजीन जैसा ही होता है, जैसे बेंजीन में सिर्फ 6 कार्बन होते हैं और हर कार्बन के अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी कार्बन की जगह बीच बीच में क्या आ गया है, नाइट्रोजन भी आ गया है, और हर अल्टरनेट पर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, पायरिमिडीन का। ये पायरिमिडीन का पहले नंबर का नाइट्रोजन शुगर के साथ अटैच होगा, ये फर्स्ट नंबर का नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 5 ये, और ये 6। पहले नंबर का नाइट्रोजन जो है ये किसके साथ अटैच होगा, शुगर के साथ अटैच होगा। तो अगर इसका बात करें 9 नंबर नाइट्रोजन अटैचेस विथ शुगर, इसका फर्स्ट नंबर नाइट्रोजन अटैच्ड विथ शुगर। तो ये हो गया नाइट्रोजनस बेस के बारे में। क्या क्या पढ़ लिया हम लोग, शुगर पढ़ लिए और नाइट्रोजनस बेस पढ़ लिए। आगे क्या बच गया, फॉस्फेट ग्रुप बच गया। फॉस्फेट ग्रुप बच गया भाई। ये फॉस्फेट ग्रुप जो है ना, फॉस्फोरिक एसिड से बना होता है, फॉस्फोरिक एसिड से बना होता है। ये फॉस्फोरिक एसिड का आप लोगों को फार्मूला आता होगा, एक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है ये फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला H3PO4। इसका अगर हम स्ट्रक्चर बना के दिखाएं तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। इसका फॉस्फोरस बीच में है, एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, बाकी 3 OH लगे हुए हैं। तो ये है फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला। अब इसी में से 3 प्रोटॉन को निकाल दें। 3 प्रोटॉन कहने का अर्थ ये कि 3 हाइड्रोजन आयन को निकाल दें पॉजिटिव के रूप में। पॉजिटिव के रूप में जो हाइड्रोजन आयन होता है तो उसको प्रोटॉन बोलते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 प्रोटॉन को निकाल रहे हैं। ये यहाँ से निकल जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, एक यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से जब हाइड्रोजन बाहर निकलेगा H+ के रूप में तो ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन जब H+ के रूप में निकलेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलेगा तो यहाँ ऑक्सीजन पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इससे क्या बनेगा, क्या कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। P के ऊपर डबल बॉन्ड O तो रह गया, इस ऑक्सीजन पे एक माइनस हो गया, इस ऑक्सीजन पे एक माइनस हो गया और इस वाले ऑक्सीजन पे एक माइनस हो गया। तो यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज आ गए ऑक्सीजन के ऊपर। इसको अगर हम लिखें फार्मूला के रूप में तो कुछ इस तरह से लिखाएगा, PO4 ऑक्सीजन 4 है और इस पे कितना नेगेटिव चार्ज है, 3। तो ये है फॉस्फेट ग्रुप। ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। अब ये यहाँ पे हर एक ऑक्सीजन पे जो माइनस ग्रुप माइनस चार्ज है ना, ये एक एक माइनस चार्ज क्या होगा, जुड़ेगा किसके साथ, शुगर के साथ जुड़ेगा। इसमें से एक माइनस चार्ज शुगर के साथ जुड़ेगा और 2 माइनस चार्ज जो है दूसरे वाले फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया फॉस्फेट ग्रुप, यही है फॉस्फेट ग्रुप। अब इन तीनों को जोड़ते हैं, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। उससे पहले जब पेंटोज शुगर को जोड़ते हैं, सबसे पहले किसको, पेंटोज शुगर को, और इसके साथ नाइट्रोजनस बेस को जोड़ते हैं, तो ये क्या बनता है, जब 2 चीज जोड़ा जाता है पहले तो ये बनता है न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पे 2 चीज जोड़े हैं, क्या क्या, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ये दोनों जब जोड़े तो क्या बना, न्यूक्लियोसाइड बना, ठीक है। अभी जब न्यूक्लियोसाइड में मतलब इन दोनों में फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दें तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाएगा भाई, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। देख रहे हो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है, पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है और फॉस्फेट ग्रुप है। ये तीनों ऐड हुआ तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। पर सबसे पहले पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस जब जुड़ा था तो सिर्फ न्यूक्लियोसाइड बना था, उसी न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिए तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो है इसको कुछ इस तरह से दर्शाते हैं, ये शुगर है, शुगर के साथ यहाँ पे जुड़ा नाइट्रोजनस बेस। अब शुगर के कौन से कार्बन से जुड़ता है नाइट्रोजनस बेस, ये भी जानना जरूरी है। और यहाँ पे जुड़ा फॉस्फेट ग्रुप। तो शुगर का पहला नंबर कार्बन जो शुगर है, पेंटोज शुगर,
उसके पहले नंबर कार्बन से नाइट्रोजनस बेस जुड़ा और उसके 5वें नंबर कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा। ये चीज याद रखना है, पहले नंबर कार्बन से नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है और 5वें नंबर कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। अगर ये नाइट्रोजनस बेस प्यूरीन है तो नाइट्रोजनस बेस का 9वां नंबर का नाइट्रोजन। अगर दूसरा हम न्यूक्लियोटाइड लेते हैं और इस न्यूक्लियोटाइड का नाइट्रोजनस बेस जो है ये पायरिमिडीन है, तो इसका पहला नंबर का नाइट्रोजन और इसका पहला नंबर कार्बन, और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप तो हमेशा 5वें नंबर पे ही जुड़ेगा। तो यहाँ अपना बॉन्ड का नाम भी याद रखना होता है। बॉन्ड का नाम क्या होता है, जैसे देखिए नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे ये बीच में जो बॉन्ड बना है इसका कुछ नाम होगा। क्या नाम होगा, हम लोग को पता है कि जब शुगर के साथ कोई बॉन्ड बनाता है तो उस बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। शुगर के साथ जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तब बोलते हैं जब दो शुगर के बीच में बॉन्ड बनता है, लेकिन यहाँ पे एक शुगर है और एक नाइट्रोजनस बेस है, नाम तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होगा क्योंकि शुगर के साथ बॉन्ड बन रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस है तो इसके लिए यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या नाम दे देते हैं, इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नाम दे देते हैं। और यहाँ पे नंबरिंग करते हैं अगर तो नाइट्रोजनस बेस का 9 नंबर का नाइट्रोजन है और शुगर का 1st नंबर का कार्बन है। तो इसका जब नंबरिंग करके लिखते हैं पूरा नाम इस बॉन्ड का तो क्या लिखाएगा 19 इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 19 इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 1 किसके लिए, शुगर का पहला कार्बन के लिए, 9 किसके लिए, नाइट्रोजनस बेस का 9वें नंबर का नाइट्रोजन के लिए। अगर वहीं इस वाले बॉन्ड का नाम लिखते हैं तो इस वाले बॉन्ड का नाम भी तो इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होगा, इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन इसे अगर नंबरिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 क्योंकि शुगर का पहला कार्बन है और नाइट्रोजनस बेस का भी पहला नाइट्रोजन है, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा 1 इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बॉन्ड किसके किसके बीच का है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच का है। शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच का जो बॉन्ड है यहाँ पे ये स्टीरिफिकेशन से बनता है। ये बॉन्ड किससे बनता है, स्टीरिफिकेशन रिएक्शन से बनता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। इसका नाम क्या पड़ गया, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोईस्टर बॉन्ड नाम पड़ गया, जहां पे सिंगल बॉन्ड है ये वाला फॉस्फोईस्टर बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब देखो जहां तक हम लोग को समझ में आ गया कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बना, न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से चीज से बना, अपने को क्या समझना है, स्ट्रक्चर से समझना है किसका, डीएनए का। तो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यही न्यूक्लियोटाइड अटैच होते जाएंगे, एक चेन बनाएंगे जिसको न्यूक्लिक एसिड का चेन बोलेंगे, और वो चेन अगर 2 चेन बना, दोनों चेन आपस में क्या हो गया, एंटी पैरेलली अरेंज हो गया, तो वो डीएनए बन जाएगा। तो सबसे पहले तो इसको पॉलीमराइज करना आना चाहिए, मतलब कि इसके ढेर सारे यूनिट को जोड़ना आना चाहिए। तो ये एक यूनिट है, ये एक पहला न्यूक्लियोटाइड है, ये एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये दोनों आपस में जुड़े हैं कैसे, तो जुड़ने के लिए यहाँ पे जो शुगर है, शुगर के 3रे नंबर कार्बन पे, शुगर के 3रे नंबर कार्बन पे एक OH ग्रुप है। इस वाले शुगर के 3रे नंबर कार्बन पे भी OH ग्रुप होगा। 3रे नंबर कार्बन का जो OH ग्रुप है ना, ये OH ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाता है, OH ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा, और OH ग्रुप रिमूव होने से ये 3रा नंबर का ये एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, 3रा नंबर कार्बन का, और ये 3रा नंबर कार्बन का बॉन्ड इस फॉस्फोरस से जुड़ जाएगा, नीचे वाला जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है उसके फॉस्फोरस से जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला वाला न्यूक्लियोटाइड आएगा, उसका ही फॉस्फोरस इसके 3रे वाले से जुड़ जाएगा, अगला वाला न्यूक्लियोटाइड आएगा, उसका ही फॉस्फोरस दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड के 3रे नंबर कार्बन से जुड़ जाएगा। तो इस तरह से पॉलीमराइजेशन होते जाएगा। दूसरा वाला देखो एक और आया, इसका वाला भी फॉस्फेट ग्रुप जो है ये इसके 3रे नंबर कार्बन से जुड़ गया, अगला फिर आएगा, उसका ही फॉस्फेट ग्रुप इसके 3रे नंबर कार्बन से जुड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जुड़ते जाएंगे और ये एक पूरा चेन बनेगा। यहाँ पे जो बना ये बॉन्ड, यहाँ पे जो बॉन्ड बना ये तो एक को बोल रहे थे फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, यहाँ पे एक दूसरा फॉस्फोईस्टर बॉन्ड भी बना, इसीलिए इन दोनों को मिला के बोलते हैं फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड। 2 बॉन्ड बना है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड। इस तरह से ये पूरा चेन बनेगा। ये एक सिंगल चेन है, ये एक सिंगल चेन है, और सिंगल चेन अब क्या होगा इसका,
इसका इधर भी बनेगा एक चेन, हमको डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है ना वो डबल स्टैंडर्ड होता है। ये तो एक ही स्टैंड बना है, ये एक ही स्टैंड बना है, एक स्टैंड इसके एंटी पैरेलल में भी बनेगा, तब जाके हम क्या बोलेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर बना है। इसी को आगे बनाते हैं। ये शुगर है, शुगर के साथ ये नाइट्रोजनस बेस है। अब इस नाइट्रोजनस बेस के साथ यहाँ शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप भी है। दूसरा शुगर है, मतलब ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इसके साथ नाइट्रोजनस बेस है, इसके साथ ये फॉस्फेट ग्रुप है। अगला न्यूक्लियोटाइड, इसके साथ भी नाइट्रोजनस बेस है और इसके साथ भी फॉस्फेट ग्रुप है। अगला न्यूक्लियोटाइड है, इसके पास भी नाइट्रोजनस बेस है और इसके साथ भी फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये इस तरह से चार न्यूक्लियोटाइड ले लिए, और भी ले सकते हैं। ये अगला न्यूक्लियोटाइड है, इसके पास भी नाइट्रोजनस बेस है, इसके पास भी फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, तो इस तरह से ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड ले लिए। अब ये सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में पॉलीमराइज हो गए। पॉलीमराइज होने का क्या जरिया है इनके पास? फॉस्फेट। फॉस्फेट इसका थर्ड नंबर कार्बन से जुड़ेगा, इसका फॉस्फेट इसके थर्ड नंबर कार्बन से जुड़ेगा, इसका फॉस्फेट इसके थर्ड नंबर कार्बन से जुड़ेगा, इसके फॉस्फेट इसके थर्ड नंबर कार्बन से जुड़ेगा। ठीक है, तो ये 5 नंबर कार्बन है इसका, ये 3 नंबर कार्बन, ये 5 नंबर कार्बन और ये 3 नंबर कार्बन, ये 5 नंबर कार्बन और ये 3 नंबर कार्बन, इसका ये 5 नंबर उल्टा हो गया। अच्छा, ये 3 नंबर कार्बन, ये 5 नंबर कार्बन है और ये 3 नंबर कार्बन है, ये 5 नंबर कार्बन है और इसके 3 नंबर कार्बन पे अभी OH ग्रुप बचा है। दूसरा अगर न्यूक्लियोटाइड आया तो उसका फॉस्फेट जुड़ जाएगा उस OH ग्रुप के साथ, OH ग्रुप हटा के। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट में, मतलब इसके एंटी पैरेलली एक और स्टैंड बनेगा, ऐसा ही एक और स्टैंड बनेगा, ऐसा ही इसके एंटी पैरेलल में। तो ये शुगर है, इस शुगर के साथ ये शुगर, अब एंटी पैरेलल कहने का मतलब ये उल्टा होगा। अब इसका 5 नंबर कार्बन जो है वो नीचे है और 3 नंबर कार्बन जो है वो ऊपर है। तो 3 नंबर कार्बन पे इसका OH ग्रुप लगा हुआ है और 5 नंबर कार्बन पे इसका फॉस्फेट है। ठीक है, फिर दूसरा ये शुगर है, इसका 3 नंबर कार्बन के साथ ये जुड़ गया फॉस्फेट ग्रुप, 5 नंबर कार्बन के पास फिर ये फॉस्फेट है। तो ये एंटी पैरेलल है, इसके एंटी पैरेलल कहने का अर्थ ये कि ये 5 से 3 के तरफ जा रहा है, इसका नीचे ये 3 है, ये 5 से 3 के तरफ जा रहा है और ये 3 से 5 के तरफ आ रहा है। इसका नीचे वाला जो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होगा ये 5 नंबर कार्बन पे होगा, या फिर इसके नीचे क्या बचा होगा? फॉस्फेट ग्रुप ना बच के यहाँ पे CH2OH बचा होगा जी, कि इसके शुगर के 5वें नंबर कार्बन पर है। ठीक है, अच्छा, इसके पास नाइट्रोजनस बेस भी तो होगा ना, इसके पास नाइट्रोजनस बेस भी होगा सभी के पास, ये सारे के पास नाइट्रोजनस बेस आ गया। अब ये सारे नाइट्रोजनस बेस जो है आपस में अटैच होंगे, ये सारे नाइट्रोजनस बेस क्या होंगे? आपस में अटैच होंगे। सारे नाइट्रोजनस बेस आपस में अटैच होंगे, इसके लिए एक हमारे पास क्या है? रूल है, जिसको चारगाफ रूल कहते हैं। आगे पढ़ाएंगे ये चारगाफ रूल। कि चारगाफ रूल ये कहता है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ेगा। एडेनिन जब थाइमिन के साथ जुड़ रहा होगा तो बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, साइटोसिन जब ग्वानिन के साथ जुड़ रहा होगा तो बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है और ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है। ये चारगाफ रूल कहता है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ेगा। मतलब ये सिंपल सी बात है कि प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के अपोजिट में आएगा, कभी भी प्यूरिन प्यूरिन नहीं जुड़ेगा, कभी पायरिमिडीन पायरिमिडीन नहीं जुड़ेगा, हमेशा प्यूरिन के साथ पायरिमिडीन ही जुड़ेगा। ठीक है, तो ये एडेनिन एक प्यूरिन है और ये थाइमिन एक पायरिमिडीन है, साइटोसिन एक पायरिमिडीन है और ग्वानिन एक प्यूरिन है। ठीक है, बस यहाँ पे ये ध्यान देना है कि कौन किसके साथ जुड़ेगा। तो ये चीज़, तो एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ेगा। बॉन्ड कितना बनेगा? एडेनिन थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब देखो बना देते हैं, मान लिया जाए कि ये एडेनिन, यहाँ पे हम इसका नामकरण ही कर देते हैं, सारे नाइट्रोजनस बेस का नामकरण कर देते हैं, बॉन्ड बनाना आसान हो जाएगा।
यहाँ पे मानते हैं एडेनिन है, तो एडेनिन के अपोजिट में कौन आएगा, थायमिन आएगा। यहाँ मानते हैं गुआनिन है, गुआनिन के अपोजिट में कौन आएगा, साइटोसिन आएगा। फिर एडेनिन है, थायमिन आएगा अपोजिट में, एडेनिन है, थायमिन आएगा अपोजिट में, गुआनिन है, साइटोसिन आएगा अपोजिट में। ठीक है, अब बॉन्ड बना लेते हैं। एडेनिन थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये इस तरह से 2 स्टैंड आ गए। ये पहला स्टैंड है जो कि स्टैंड कहाँ से चल रहा है, 5 प्राइम। इसका नंबरिंग जब कहते हैं ना तो 5 प्राइम से 3 प्राइम बोलते हैं। ये वाला स्टैंड कहाँ से कहाँ जा रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है। और ये वाला स्टैंड कहाँ से कहाँ जा रहा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम जा रहा है। इस तरीके से मतलब इसके जस्ट एंटी पैरेलल है। और दोनों जो स्टैंड है ये दोनों अटैच है। दोनों स्टैंड अटैच होने की वजह से ये डबल स्टैंडर्ड बन गया। ये स्ट्रक्चर कैसा बन गया, डबल स्टैंडर्ड बन गया, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो ये है डीएनए का डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, डीएनए का डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर जो है ना ये ट्विस्ट कर जाता है। ये स्ट्रक्चर जो है हम तो सीधा सीधा बना दिए, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ट्विस्ट कर जाता है एक दूसरे के ऊपर, स्पाइरल हो जाता है, स्पाइरल शेप में, जिसको डबल हेलिक्स मॉडल भी बोलते हैं, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल अगले क्लास में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही।